अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बांध रखी थी, अब शायद वो भी मसलहत का शिकार हो चुके हैं और इंतखाबात की तारीख न देने का फैसला कर चुके हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब अब कंटिन्यू करेंगे। 9 तारीख को जो ये बताया जा रहा था कि उनकी ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे, जबकि आईनी तौर पर वो कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता। कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि शायद सदर आरिफ अलवी साहब रिज़ाइन कर दें या बीमारी का कहकर खुद को अलग कर लें और सादिक संजानी साहब कायम मकाम सदर के तौर पर आ जाएं। मगर अब हाल ही में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि शायद जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने अब आम इंतखाबात की तारीख न देने का फैसला करके अपना जो टेन्योर है इसको मजीद कंटिन्यू करने को तरजीह दी है। और आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जो कि ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें मुतफ़िका तौर पर ये सदर आरिफ अलवी से कहा गया था कि वो तारीख का ऐलान करें, क्योंकि आइन उनको इजाज़त देता है और आइन में उनको किसी से भी मशवरा करने की पाबंदी नहीं है। वो अपने तौर पर तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और इसी तरह सदर आरिफ अलवी ने इससे कबल, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा। इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उनके पास नहीं आए, उन्होंने उस पर जवाबी खत लिखा। फिर सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर वजारत कानून से राय मांगी और वजारत कानून ने जो राय दी वो भी इलेक्शन कमीशन की राय से मुमासलत खाती है। उसके बाद मजीद ये हुआ कि सदर मुमलिकत ने निगरान वजीर कानून को भी अपने पास बुलाया, उनसे भी एक से ज्यादा मुलाकातें की। और अब जो बावसूख ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अगर तो सदर ने तारीख देना ही थी तो वो निगरान वजीर कानून से क्यों मिलते और उनसे राय क्यों लेते, या वजारत कानून से फॉर इंस्टेंस अपनी जो राय है वो क्यों मांगते। इससे कबल आपको याद है ये तमाम जो तनाज़ा खड़ा हुआ था ये सदर आरिफ अलवी के उस ट्वीट से हुआ था, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने जो 2 कवानीन थे, तरमीमी जो 2 कवानीन थे, एक मिलिट्री को जो आप कह सकते हैं कि फौजी अदालतों के हवाले से, और दूसरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है 2023, इन दोनों पर उन्होंने ये कहा कि मैंने तो दस्तखत नहीं किए, ये किसने दस्तखत किए हैं मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुला और फिर वजारत कानून ने भी सदर के ऊपर एक तनकीदी ट्वीट किया, जिससे ये तासुर मिला कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो बिल्कुल ही अनजान थे। अब जो ज़राए हैं, जो वेल प्लेस्ड सोर्सेज हैं, वो ये मानते हैं कि शायद सदर आरिफ अलवी जो है वो विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहे थे और दोनों घरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब की भी नाराज़ी वो मोल नहीं ले सकते और दूसरी जानिब जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी सदर आरिफ अलवी नाराज़ नहीं करना चाहते। इसी वजह से वो जो अब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सके, ये एक बुनियादी वजह बताई जा रही है। और अब अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो उसकी भी मेन रीज़न शायद ये होगी कि शायद सदर आरिफ अलवी साहब ने कुछ अश्योरेंसेस दी हैं, जो कि एक सेटबैक जरूर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जो लाइव एक कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी जानिब से जो ये इतना पुरजोर किस्म का मुतालबा गुज़िश्ता रोज किया है, हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद शुरका हैं या आला ओहदेदार हैं उनको भी इस बारे में भनक पड़ गई हो। बहरहाल जो भी है ये सूरत हाल है। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट करीब है, 10 रोज बाकी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा एदाद शुमार आए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है, जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, उनके हवाले से कुछ एदाद शुमार आए हैं, आपके सामने रखते हैं। जो पेंडेंसी 1 माह कबल 54,965 थी, सुप्रीम कोर्ट में कुल जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,965 थी, अब वो बढ़कर 56,544 तक जा पहुंची है। सिर्फ 1 माह के अंदर 1,579 जो मुकदमात हैं उनका इजाफा हुआ है। अगर हम सिर्फ ये देखें कि सिविल पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, 30,578 ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि सिविल अपीलें जो हैं वो 9,875 और इसी तरह जो फौजदारी की पिटीशंस हैं वो तकरीबन 9,384 हैं। और कुछ आज खुद नोटिस हैं, सदारती रेफरेंस भी एक यहाँ पर पेंडिंग मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये सूरत हाल है जो मोस्टली लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारी आला अदलिया है, बिलखसूस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जो प्रायोरिटी थी वो सियासी मुकदमात थे। इसी वजह से शायद
जो रूटीन के मुकदमात हैं उनका एक अंबार सा बनता चला जा रहा है और हर गुजरते साल के साथ ये अंबार बढ़ता ही जा रहा है। तकरीबन आज से 5 या 6 साल पहले तक जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे उनकी तादाद थी 34 से 35 हज़ार, अब वो 56,000 को भी क्रॉस कर गए हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे अदालती निज़ाम पर। इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर आई है जो अब कह सकते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जहांजेब अब्बासी साहब। उनसे पूछते हैं, उनके पास कुछ डिटेल्स हैं, ये वहाँ पर मौजूद भी थे। बताइएगा जहांजेब भाई, जो आपके पास MPO से हवाले से कोई ऑर्डर आज आया है उसके ऊपर मुझे ज़रा डिटेल बताइएगा नाजरीन को। बहुत शुक्रिया दिल, बहुत अहम डेवलपमेंट है और बिलखुसूस हम जानते हैं कि MPO एक गोरे का बनाया हुआ कानून है और बदकिस्मती से गोरा जी तो चले गए लेकिन वो MPO अभी तक यहीं पे घूम फिर रहे हैं। लेकिन एक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फ्रेम किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो सवाल ये है कि MPO को जब पाकिस्तान में दोबारा से नाफिजुल अमल करने की बारी आई तो ये 60s का दौर था जब MPO को नाफिज किया गया। फिर एक मिसाल दी गई 1980 की कि ज़ियाउल हक ने भी कुछ इख्तियारात इंतज़ामिया को सौंपे थे। तो सवाल ये उठा कि एक लॉ गोरे का बनाया हुआ कानून जो 60s में आया, तो 60s में उस कानून का इतलाक इस्लामाबाद पे इसलिए नहीं हो सकता कि उस वक्त कैपिटल इस्लामाबाद था ही नहीं। ये वो सवाल था जिसका जवाब भी इंतजाम। ये नाज़रीन की आसानी के लिए कैपिटल जो शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद में वो 1969 में गालिबन हुआ, पहले कराची में था। तो इसी के ऊपर फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं कि एक लॉ जो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस वक्त, एक इलाका, एक जुरिसडिक्शन ही उस वक्त नहीं थी, तो क्या अब उसकी जुरिसडिक्शन क्रिएट अगर की गई तो कैसे की गई। इसके ऊपर 2 कोर्ट अमाइकस फ्रेंड ऑफ कोर्ट अदालती मावनीन मुकर्रर किए गए हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब और उसके अलावा जनाब राना वकार साहब। ये दोनों कोर्ट को असिस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद अब दूसरी इसमें ख़बर ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा है कि हम जब तक नेक्स्ट डेट की हियरिंग नहीं होती उस वक्त तक MPO के तहत कोई भी गिरफ्तारी ना की जाए। लेकिन एक चीज़ बड़ी अंडरस्टूड है अदील, ये MPO का वो कानून है जिसको मैं पर्सनली बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये समझता हूँ कि अदालती फ़ैसलों की बेतुकीरी करने के लिए यूज़ किया गया। मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिशियन है, उसको किसी केस में गिरफ़्तार किया गया, फिर जब उसको रिहाई मिली तो उस अदालती ऑर्डर को गैर मौसर करने के लिए MPO का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब MPO है क्या? MPO है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि एक शहर है उसमें किसी फर्द की वजह से अगर ये खतरा पैदा हो जाए कि ये बंदा ऑर्डर डिस्टर्ब, ये बंदा नक्शे अमन है शहर के लिए, इससे फसादात बर्पा हो सकते हैं, एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज हो सकता है, लोगों की सफरी सहूलियात में कुछ मुतासर हो सकता है, चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो उसके लिए MPO जो है वो ये एक लॉ जो है ये गोरे ने लाया था। अच्छा, ये तो खैर पहले भी हम कह चुके हैं। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन MPO के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑब्जर्वेशन के जरिए की, वो बहुत दिलचस्प है। तो हुआ ये कि जब शमदाना गुलजार साहिबा के वकील थे मुरव्वत साहब, शेर अफजल मुरव्वत साहब, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा जो मोबाइल है शमदाना गुलजार साहिबा का मोबाइल, वो मोबाइल अभी तक पुलिस की तहवील में वो हमें नहीं दिया जा रहा है। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जी वो मेरी इतलात के मुताबिक तो मोबाइल इनको दे दिया गया था, लेकिन मैं फिर भी चेक करता हूँ तो आपको बताता हूँ। तो जब उन्होंने ये बात कही कि मैं मज़ीद इस हवाले से देख के चीज़ें चेक करके आपको बताऊँगा, तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने MPO को सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा MPO के तहत जो किसी शख्स को हिरासत में लिया जाता है वो शख्स दरअसल स्टेट का गेस्ट होता है। अब इसका इस ऑब्जर्वेशन का मतलब आपको पता है क्या है? इस ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अगर नक्शे अमन के ख़तरे के पेश नज़र किसी शख्स को MPO के तहत अगर हिरासत में लिया जाता है तो उसको एज अ मुल्जिम ट्रीट नहीं किया जा सकता। वो सरकार का मेहमान है, वो सरकार की तहवील में रहेगा। वैसे तो हमारे यहाँ अगर किसी बंदे ने किसी मुल्जिम को पकड़ा जाता तो हम उसको सरकारी मेहमान ही कहते हैं। नहीं, ट्रीट नहीं करते मेहमान की तरह। ये कॉन्सेप्ट है ना जी कि ये मुल्जिम है, तो ये मुल्जिम नहीं है बिल्कुल वो, क्योंकि उसने कोई ऑफेंस किया नहीं है। ये बेसिकली प्रिकॉशन मेजर्स के तौर के ऊपर, कि एहतियाती तदाबीर के तौर के ऊपर एक
रियासत या एक इंतजामिया खदशे की बुनियाद पर एक शख्स को कुछ अरसे के लिए वहां से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया कि कहीं इसकी वजह से ये मसला ना हो जाए। तो किसी को मुल्जिम तो उस वक्त ठहराया जाता है जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, और फिर वो मुजरिम साबित होने के ऊपर बनता है। तो ये जब एहतियाती तदबीर के तौर के ऊपर किसी को तहवील में लिया जाता है तो वो सरकार का मेहमान होता है। अच्छा, अब एक नुक्ता है चौधरी परवेज इलाही साहब का, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था कि गुज़िश्ता रोज मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि हम लोग भी कोर्ट को कवर कर रहे हैं एक तवील अरसे से, आप तो सुपीरियर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी पर भी आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। ये जो कल एक गिरफ्तारी का अमल दोबारा आया है नज़र में हमारे, चौधरी परवेज इलाही साहब को पुलिस लाइन से इनको रिहा किया जाता है और वहीं पुलिस लाइन में उनके वकील की ही गाड़ी में उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाल के उनको ले जाया जाता है। अदालती अहकामात के बावजूद, वो अलग बहस है कि अदालत भी अपने ऑर्डर में ये लिख रही है कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इनको गिरफ्तार न किया जाए। अब उन्होंने उनको मतलूब कर दिया एक ऐसे मुकदमे में जिसमें ये डायरेक्टली नामजद भी नहीं है, एक नामालूम वाली फहरिस्त में परवेज इलाही साहब का नाम है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये क्या हमारे जो अदालती निज़ाम है उसके मुंह पर एक जनाटेदार किस्म का चमाट नहीं आपको महसूस होता? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये लिखा ना कि परवेज इलाही साहब किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने क्या लिखा था? लाहौर हाई कोर्ट ने ये लिखा था आप इनको किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते, नैब में भी नहीं कर सकते, 3 MPO के तहत भी नहीं कर सकते। उन्होंने भी पढ़ लिया। लेकिन एक पॉलिटिकल कमेंट मैं आपको बताऊं जो मैं समझ रहा हूँ कि एक सियासी तज्जिया इसका हो सकता है। मेरे ख्याल में वो लोग जो पहले एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, तो अब जब वो अगर थोड़ा बहुत कोई यूं करना शुरू हो गए हैं, अब वो कह रहे हैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, मेरी इस पे अपनी डिफरेंट रीडिंग है। मैं अभी ऊपर भी डिस्कस कर रहा था मतीउल्लाह जान साहब से, सईद बलोच साहब से, मैं यही बात कर रहा था कि मुझे ये लगता है, शायद ये मेरी एक गलत फहमी हो और मिसकंसीव्ड एक नोशन हो कि शायद चौधरी परवेज इलाही साहब को तैयार किया जा रहा है अल्टरनेट लीडरशिप के लिए, स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात की जाए, क्योंकि जो उनकी मुलाकात हुई, जो वो उनको वहाँ पर अटक जेल में मुंतकिल किया गया, उसके बाद फौरी तौर पर उनको पिम्स लाया गया, फिर उनको फौरी तौर पर रिहा भी कर दिया गया और फिर गिरफ्तार करके ये तासुर भी दे दिया गया। और अब सिंपथीज जो आप देखें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम जो सियासी वर्कर हमारे मुल्क के होते हैं सर, बड़े मासूम होते हैं, हम लोगों की सिंपथीज बड़ी जल्दी हम लोग गेन कर लेते हैं। लेकिन अदील, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को स्टडी करें ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वन मैन शो हैं। बिल्कुल ठीक है। आप नून लीग में से नवाज शरीफ को माइनस कर देना तो पार्टी फारिग हो जाती है। आप PTI में से खान को फारिग कर देना, PTI फारिग हो जाती है। अच्छा, वैसे कल एक जगह बात हो रही थी, नून लीग की बात हो रही है, तो कल एक जगह बात हो रही थी कि शायद जो नैब तरमीम का केस महफूज हुआ है उस पर यह तासुर दिया गया कि शायद अदालत इस तरमीम को उड़ाने जा रही है, तो इस पर गालिबन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी खुश भी होंगे। अच्छा, आगे जाए। तो बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज, ये वन मैन शो है। यहाँ पे फर्द वाहिद के गिर्द पार्टी घूमती है। अभी भी आप देखें कि एक PTI के अंदर जो कोर कमेटी जो है वो एक छोटे मोटे जो फैसले कर रही है, लेकिन कोई अगर फाइनल डिसीजन या कोई बड़ा फैसला करना है तो इतलात ये आ रही हैं कि वो पैगाम पहुंचाया जाता है जेल के अंदर और फिर वहां से अप्रूवल होती है और फिर उसके बाद सर देखें ना, एग्जैक्टली यही कुछ जैसे नवाज शरीफ है वो ये कह दें कि मरियम नवाज उनकी आप कह सकते हैं कि सेकंड इन कमांड जो भी पार्टी को वो देखेंगी, शहबाज शरीफ नहीं देखेंगे, तो ऑब्वियसली जो नवाज शरीफ के वोटर सपोर्टर हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, उस तरह नहीं करेंगे मगर करेंगे। अब अगर इमरान खान साहब को ये तासुर दिया जाता है कि चौधरी परवेज इलाही या शाह महमूद कुरैशी एक ऐसी शख्सियत है जिनको रिकमेंड करता हूँ अपने मुतबादल के तौर पर, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सेकंड इन कमांड ये हैं, तो ऑब्वियसली जो उनके वोटर्स हैं वो तो उनको ही फिर सपोर्ट करेंगे ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सर इस तरह तो माजी में भी होता आया है। एक दफ़ा वो काफ लीग बनी थी, उनका तो नाम मैं भूल गया हूँ, वो जो लाहौर वाले थे मियाँ साहब, मियाँ अजहर साहब, बाद में वो किधर गए जो सरबराह थे, और फिर चौधरी बरादरान आ गए थे। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री इस मुल्क की ये भी है कि यहाँ आप किसी को माइनस नहीं कर सकते। माइनस तो सर बिल्कुल नहीं कर सकते। और इमरान खान जैसे जिस स्टेज पे इमरान खान इस वक्त मौजूद है, इसको माइनस करना तो सर नामुमकिन है ना। अच्छा, एक और डेवलपमेंट अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सर ये कुछ नए एदाद शुमार आए, एक माह के वो जो पेंडेंसी है इस बार ओवरऑल वो 54,000 से बढ़कर 56,544 तक जा पहुंची है, और एक माह में सिर्फ
1000 तकरीबन 1500 मुकदमात। वो वाली फिगर नहीं आई कि किस जज ने कितने फैसले निपटाए हैं, कितने किए? वो पहले हम बता चुके हैं सर। अच्छा, अब वो उस पर भी एक अलग बहस है। तो अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो चले हम मान लेते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके दौर में सियासी जो मुकदमात हैं उनको ज़्यादा शायद वक्त दिया गया है। अब जैसे सिर्फ आप नैब तरमीम केस को देख लें, इसकी 53 समातें हुई। दूसरी जानब एक फैक्टर तो ये भी है ना कि काजी फायज ईसा साहब, भले ही उनकी दानिश में वो दुरुस्त फैसला हो, मगर वो गुज़िश्ता तीन माह से ज़ायद हो गए वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। और ये अच्छा, मुझे एक जरा गेस करके बताएं, फर्ज करें अगर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का अगर बेंच होता तो उनके पास कौन से केस होते? देखिए रूटीन के मुकदमात तो होते नहीं, देखिए मुकदमा बेशक आपकी बात है, जो हम उनके पास सियासी नोयत के मुकदमात या अहम नोयत के मुकदमात नहीं लगते, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और ये पिछले 3 साल से नहीं लग रहे गुलजार साहब के दौर से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रूटीन के मुकदमात हैं, क्या जो आम साइल है उसका हक नहीं बनता कि आप उनको भी सुने, उनके मुकदमात को डिसाइड तो कम से कम करें ना। एक जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद ये कहते हैं कि हमारे सामने पता नहीं इसका भी एक जवाब है, और वो जवाब क्या है? ये एक दफ़ा एक डिबेट हुई किसी केस में कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये क्या है, यानी आज़ाद अदलिया, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये कहा गया कि एक जज अपने फैसलों में आज़ाद हो, इख्तलाफ करने में आज़ाद हो, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो अगर आप किसी के ऊपर ये पाबंदी लगा देंगे तो उससे चीज़ें डिस्टर्ब होगी। देखें, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का बुनियादी जो उनका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो ये कह रहे हैं कि 184(3) को आप रेगुलेट कर रहे हो। अब ये सिर्फ एक जज का व्यू नहीं है, इस पे जुडिशरी के अंदर भी बहुत से जजेस ये पहले भी कह चुके हैं। नंबर 2, यही व्यू पाकिस्तान बार कौंसिल कम से कम गुज़िश्ता 10 साल से मैं सुन रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, सबसे ज़्यादा विक्टिम बनी आर्टिकल 184(3) की। उस वक्त ये बात होती रही आप 184(3) को रेगुलेट करें, नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून आई, साकिब निसार साहब के दौर में आर्टिकल 184(3) की विक्टिम बनी, नहीं हुआ। जुडिशरी के अंदर से कहा गया कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करें, नहीं किया गया। फिर ये कहा गया कि अच्छा आप फुल कोड बना के जो ज़ियाउल हक के दौर के वो बने हुए 1980 के जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको आप तब्दील कर दें इंतज़ामी सतह के ऊपर, इंतज़ामी तौर के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, नहीं बुलाएगी। जब ये तमाम एक चीज़ें करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, आवाज़ उठाने के बाद अगर नहीं हुआ, तो फिर हुकूमत ने ये सोचा, पीडीएम ने ये सोचा कि हम एक कानून साजी करते हैं। वो काजी फायज ईसा साहब का वो फैसला जो अब स्टैंड भी नहीं करता। नहीं, उसकी बात नहीं है। देखें, ये बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं, मैं खुद मानता हूँ इस बात को, तो मैं मानता हूँ बहुत पहले से। आपको याद है सरकारी हॉस्पिटल्स का फुजला ठिकाने लगाने के मामले पे साकिब निसार साहब ने एक 100 मोटो ले लिया था। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेशावर या लाहौर में एक हेयरिंग थी, पेशावर में साकिब निसार साहब, मंसूर अली शाह साहब और काजी फैज ईसा साहब। उस वक्त क्या इशू था? बिल्कुल यही। जब वो केस टेकअप हुआ तो काजी साहब ने एक सवाल कर दिया, उन्होंने कहा ये बताएं जरा, ये आर्टिकल 184(3) जो है ये कैसे इस्तेमाल हुआ है? और बंदयाल साहब और फिर साकिब निसार साहब कोर्ट छोड़ के भाग गए थे, और फिर बाद में डाइसेंट आया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीजें मैच कर रही हैं। ये बहुत पहले से, मैं ये कहता हूँ इसमें इसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होगा। नहीं, मैं वो तो सर सियासी जमातों को छोड़ दें, अब जजेस के ऊपर आ रहे हैं ना, जजेस की जो इन फाइटिंग बात ये है कि वो कहते हैं ना कि जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए ना, वो पता नहीं उसको मार लेना चाहिए। अब आपको याद होगा उसी जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, जस्टिस काजी फैज ईसा थे, उन्होंने तो मौके के ऊपर अपना एतराज उठाया, रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद अगले रोज उनका नोट आ गया। और जब नोट आया तो हमें मालूम हुआ, क्योंकि हम तो इस्लामाबाद में थे, पेशावर रजिस्ट्री में ये रोला हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच में शामिल थे, उनकी जाने से मुकम्मल खामोशी। 1 साल के बाद तकरीबन जब साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट थी, जिस दिन उनका वो फुल कोर्ट रेफरेंस था उनके एजाज में, उस रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना वो नोट लिखा और जस्टिस काजी साकिब निसार साहब को उन्होंने अच्छा खासा उसमें दोया था। तो मैं ये कहता हूँ कि जजेस भी तो ये देखें ना, मौका आप लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद
उस लड़ाई को जाहिर करते हैं कि हमारे दरमियान एक लड़ाई है। अगर आपको कोई अगर एतराज़ात हैं तो आप वक्ती तौर पर या फौरी तौर पर उनको उठाएं। अब आपने ये जो बात की है हालिया कानून साजी की, मैं आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पर मुतफिक हूँ कि 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए और ये ऑब्वियसली सबसे पहले काम है सुप्रीम कोर्ट का। मगर बदकिस्मती ये है कि ना गुलजार साहब और ना ही बंदयाल साहब, इनकी प्रायोरिटी नहीं थी इस मामले पर। आपको याद होगा आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त जो पहली उनको सपोर्ट नहीं मिली थी, नहीं जो भी था, लेकिन वो जो पहली था वो क्या कहते हैं उसको रेफरेंस था, फुल कोर्ट था, उसमें उन्होंने ओपनली स्पीच में ये कहा था कि हम इसको रेगुलेट करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बुला सके। तो ये बहरहाल इंटरनल पॉलिटिक्स है। जी जी जी। अब बहरहाल देखते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, और इंतखाबात तो बहरहाल नाज़रीन आपके लिए इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मुझे लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहे मुझे इंतखाबात होते हुए। देखते हैं क्या होता है। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।